हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी 2023 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2023। दोस्तों जो हमारा 3 मार्च को दोस्तों हमारा 3 मार्च को SST का पेपर होने वाला है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और 70 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है दोस्तों। 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो दोस्तों आप यानी जो अगर आप 3 मार्च को पेपर देंगे तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाए दोस्तों, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने थे पिछले 10 सालों के, पिछले 10 वर्षों के जो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, उन्हें मैं उठाकर ले गया। तो दोस्तों ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अब आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, अब आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। इन प्रश्नों का अच्छी तरीके से रिवाइज करिए दोस्तों, कई बार इस वीडियो को देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन यानी पूरी किताब आपकी याद होने वाली है। बस दोस्तों बस इतने परसेंट पढ़ लो दोस्तों, इससे ज़्यादा परसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस इतने परसेंट पढ़ लो दोस्तों। आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं दोस्तों, 70 में से 70 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों बस इतना परसेंट पढ़ लो। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्लास 10 होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, 70 नंबर बिल्कुल पक्का होगा और ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, बस इतना परसेंट पढ़ लो। तो दोस्तों बस इतना परसेंट पढ़ लो। तो दोस्तों तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाना है कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों देखते हैं यानी अपना दोस्तों, इससे पहले भी हमारी एक वीडियो है दोस्तों जिसमें मैंने 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, उस वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों। हमारा 18वां प्रश्न है कि भूक्षरण को रोकने के लिए कोई 3 उपाय समझाए। नहीं दोस्तों, जो हमारी भूमि होती है दोस्तों, भूमि का जो हमारा क्षरण है दोस्तों, भूमि का जो भूमि की मिट्टी खराब होती है उसको क्षरण को रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताए। तो भूक्षरण रोकने के लिए 3 उपाय। नाली व गड्ढों को समतल बनाना है दोस्तों, जो नाली और गड्ढे होते हैं उन्हें हम समतल बनाने हैं। अधिक वर्षों वाले, जहाँ भी दोस्तों अधिक वर्षा होगी, जहाँ भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को बहने से गहरी नालियों एवं गड्ढों बन जाते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इन नालियों तथा गड्ढे को मिट्टी से भरते रहना, इन गड्ढे और नालियों को मिट्टी से भरते रहना। तो दोस्तों ध्यान रखना, नालियों गड्ढों का समतल बनाना, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल बहने से गहरी नालियाँ और गड्ढे बन जाते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इन नालियों तथा गड्ढों को मिट्टी से भरते रहना चाहिए, नाले तथा यानी मिट्टी से भरते रहना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि उनके देखते हैं दोस्तों, उनके क्या उपाय होने चाहिए। दोस्तों दूसरा है वन क्षरण। वन क्षरण का मतलब दोस्तों वन संरक्षण। वन संरक्षण का मतलब दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं इनको बचाना, ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाना, वन संरक्षण यानी वनों को बचाना। दोस्तों वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण, जैसे वनों की रोजाना कटाई हो रही है दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में वन काटे जा रहे हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भारत सरकार को अनेक वनों को सुरक्षित वन घोषित कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों जाना चाहिए करते नहीं, भारत के अत्यधिक वनों को सुरक्षित वन घोषित कर दिया जाना चाहिए। अब तीसरा, जल के बहाव के मार्गों का निर्माण करना है दोस्तों, जहाँ जल बहेगा, जहाँ कुछ जल का बहाव होगा दोस्तों, उन मार्गों को अच्छे तरीके से उनका निर्माण करना। तो दोस्तों वर्षा तथा अन्य प्रकार के जल उचित ढंग से बहने के लिए नालों एवं नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे जल इधर उधर बहकर भूमि का कटाव ना कर पाए। नदियों, नालों व नहरों के जल इधर उधर बहकर भूमि का कटाव ना कर पाए। मिट्टी नाली व नहरों के किनारों को ऊंचा किया जाना चाहिए ताकि बाढ़ का सारा पानी इधर उधर ना फैल जाए। दोस्तों बस जो जल है हमारा दोस्तों, जल के बहाव के मार्गों का अच्छे से निर्माण करना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके हेतु कोई 2 उपाय बताइए। यानी संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके हेतु 2 उपाय बताइए। तो दोस्तों संसाधन नियोजन की आवश्यकताएं एवं उपाय। दोस्तों संसाधन जो नियोजन है उसकी क्या आवश्यकता है, उसके क्या उपाय है, उन्हें देखते हैं। संसाधन नियोजन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। नंबर 1, संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इनका नियोजन आवश्यक है। यानी जो संसाधन है वो कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इनका नियोजन भी आवश्यक है, जिससे उन्हें हम स्वयं भी उचित ढंग से प्रयोग कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें। संसाधन न केवल सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हो, वरन इनकी उपलब्धता में भी काफ़ी भिन्नता और विविधता पाई जाती है। जो संसाधन होते हैं यानी
संसाधन न केवल सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हो वरन इनकी उपलब्धता में भी काफ़ी भिन्नता और विविधता पाई जाती है। भारत जैसे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह के संसाधन की कमी है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया देश के प्रत्येक राज्य को समान और संतुलित विकास संभव हो सकता है। अगर हम संसाधन नियोजन करते चलते हैं तो दोस्तों देश के प्रत्येक राज्य का समान और संतुलित विकास संभव हो सकता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों 20वां क्वेश्चन देखेंगे बहुत आराम से। तो कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा, दोस्तों कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ मृदा अपरदन जो होता है उसे क्या नाम लिख रहे हैं, उसके लिए क्या क्या उसे रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। दोस्तों जब भी जो नदी आती है तेज़ पानी लेकर आती है दोस्तों, जो उसका नदी का जो कटाव हो जाता है, कह रहा है ना, मृदा के कटाव और उसके बहाव, यानी जो मट्टी है उसके कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन्मूलन, अति पशुचारा निर्माण और खनन जैसे मानवीय तत्व है और पवन, हिमनदी और जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा में मानवीय तत्व अपरदन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों एक बार और समझिए, कह रहा है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन को कहा जाता है। दोस्तों जब भी मृदा के बहाव और कटाव को क्या मृदा अपरदन कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में वन उन्मूलन, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ वन उन्मूलन होता है और अति पशु चारा निर्माण और खनन जैसे मानवीय तत्व एवं पवन, हिमनदी और जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा के अपरदन के लिए उत्तरदायी है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। जैव विविधता का अर्थ मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए। जैव विविधता का अर्थ, जैसे जैव विविधता जीवमंडलों में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दोस्तों जो जैव विविधता है ना, वो जीवमंडल में पाई जाने वाली जैव विविधता दोस्तों उसे कहते हैं जो कि जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। यानी जो भी जैवमंडल है दोस्तों उसमें विभिन्न जातियां हैं, उनमें पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जैव विविधता वनस्पतियों एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जलीय विभेद के प्रकट करती है। भूस्पष्ट कर वर्तमान में जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया को परिणाम पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हो गई है। कैसे? जैव विविधता से यानी जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई है और कई कितनी प्रजातियां तो दोस्तों ऐसी हैं जो प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? दोस्तों चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। चिपको आंदोलन क्या है? दोस्तों चिपको आंदोलन देखिए, चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का एक आंदोलन है। जो चिपको आंदोलन था ना, वो पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया था, एक आंदोलन था। यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड यानी तब उत्तर प्रदेश में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। दोस्तों ध्यान रखा, भारत में यानी भारत के उत्तराखंड में, यानी वर्तमान में तो उत्तराखंड में, लेकिन तब जब आंदोलन हुआ था तब क्या था, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ही था। क्योंकि दोस्तों जो उत्तराखंड से ही, जो उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग हुआ है, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए क्या था, वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार मानते थे। कौन दोस्तों? जब चिपको आंदोलन चल रहा था, चिपको आंदोलन में क्या था? चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का एक आंदोलन, यानी पर्यावरण की जो रक्षा होती है, पेड़ पौधों को बचाना, यानी एक इस तरह का आंदोलन था। यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड यानी तब के उत्तर प्रदेश में किसानों ने वृक्षों की कटाई के विरोध करने के लिए क्या था, यानी जो वृक्ष होते हैं उन्हें काटने के, जो उनकी कटाई होती है उसके विरोध में क्या था, यानी उसके विरोध में करने के लिए क्या था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदार, जो राज्य के वन विभाग होते हैं उनके जो ठेकेदार होते हैं दोस्तों, राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत, यानी दोस्तों उन पर किनों पर, वन पर अपना परंपरागत अधिकार मानते थे। कौन लोग वन पर अपना परंपरागत अधिकार मानते थे? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है? जो जल दुर्लभता है वो क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? यह आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। नहीं दोस्तों, ये आश्चर्य की बात है कि जो पृथ्वी का 3/4 भाग है, यह आश्चर्य की जनक बात है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और जल नवीकरण योग्य संसाधन होते हुए भी वर्तमान में जल के उचित प्रबंधन, वितरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती मांग आदि कारणों से दुर्लभ है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल दुर्लभता तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध हो। 1000 घन मीटर से
कम जल उपलब्ध हो। दोस्तों एक बार और समझेंगे क्या कह रहा, उसने कही थी जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल से घिरा हुआ है। जो दोस्तों अगर हमारी पृथ्वी का टोटल यानी एक भाग है तो दोस्तों इसका 3/4 यानी जितना 3/4 4 में से 3 हिस्सा, दोस्तों 4 में से 3 हिस्सा यानी जल से घिरा हुआ है। यानी बस एक ही हिस्सा ऐसा है दोस्तों, 4 में से एक ही हिस्सा ऐसा है जो हमारा यानी पृथ्वी यानी रहने के लिए, लेकिन 3/4 हिस्सा जल से घिरा हुआ है। और जल नवीनीकरण योग्य संसाधन होते हुए, जो जल है नवीनीकरण योग्य संसाधन होते हुए भी वर्तमान में जल उचित प्रबंधन और वितरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती मांग आदि के अनुसार जल के कारणों से दुर्लभ है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ है दोस्तों, जो स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल दुर्लभता तब होती है, यानी जल दुर्लभता तब होगी जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध हो, यानी 1000 घन मीटर से जल कम उपलब्ध हो। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय, यानी जो वाणिज्यिक कृषि है उसे किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में देखेंगे। वाणिज्यिक कृषि एक प्रकार की खेती है। जो वाणिज्यिक कृषि है दोस्तों एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। इसमें फसलों को व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि, श्रम और मशीन का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें व्यावसायिक खेती में यानी बड़ी मशीन, बड़े श्रम हो गए, यानी बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। दोस्तों अगर हमें चावल उगाना तो उसकी कौन सी इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो दोस्तों चावल प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है। जो चावल प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है, अतः इसकी फसल के लिए उष्णादि जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी फसल के लिए 25 सेल्सियस से औसत तापमान और सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी चावल प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है, अतः इसकी फसल के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी फसल के लिए 25 सेल्सियस औसत तापमान और सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो उससे ध्यान रखना 25 सेंटीग्रेड तो हमें सेल्सियस का तापमान चाहिएगा और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता चाहिए। अब क्या अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखी। जो भारतीय कृषि है इसकी 3 विशेषताएं लिखो। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी प्रकृति पर निर्भर। दोस्तों भारतीय कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। दोस्तों जो भारतीय कृषि होती है मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। जैसी मानसून की वर्षा आएगी दोस्तों ऐसी खेती अच्छी होगी। मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अब दोस्तों देखिए कृषि की निम्न उत्पादकता। भारत में कृषि उपज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल 105 है। यानी कितनी 5 है, 105 है। तो दोस्तों ध्यान रखना कृषि की निम्न उत्पादकता यानी कृषि की उत्पादकता कम है। भारत में कृषि उपज की प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षित अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक उत्पादन केवल 105 है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों इसमें है तीसरा कि खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, यानी जो खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता यानी भारतीय कृषि है दोस्तों, भारतीय कृषि से खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसे क्या जाना आवश्यक है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि भूमि को लगभग 65.8% में खाद्य तथा शेष भाग पर व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी कुल ध्यान रखना दोस्तों 65.8% भाग पर खाद्यान्न यानी खाने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है, यानी लगभग 66% के सोन से। और दोस्तों जो 34% बचता है शेष भाग में व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। शेष स्थान पर व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए गेहूं की खेती के अनुकूल भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है। तो गेहूं उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसे बोते समय लगभग 10 डिग्री सेंटीमीटर तापमान अधिक उपयुक्त होता है। यानी दोस्तों ध्यान रखना 10 सेंटीग्रेड तापमान अधिक उपयुक्त होता है। दोस्तों जो गेहूं है वो यानी इसी यानी सर्दी के मौसम में उगाया जाता है। तो दोस्तों 10 सेंटीग्रेड तापमान की उसकी आवश्यकता होती है। आप भी देखते होंगे जो गेहूं है वो सर्दी के मौसम में ही बोया जाता है। गेहूं का पकते 20 सेंटीग्रेड तथा 20 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे ही गेहूं पकेगा
तो दोस्तों जैसे जैसे गेहूँ पकता है तो गर्मी आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों आपको पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है, यानी 20 या 20 से ज़्यादा, यानी गर्मी में तो दोस्तों 30, 40, 50 तक भी तापमान पहुँच जाता है की आवश्यकता पड़ती है। गेहूँ को बोते समय शीतल आर्द्र जलवायु को और पकते समय उष्ण उष्ण जलवायु होनी चाहिए। गेहूँ की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। जो गेहूँ की उपज है, गेहूँ की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से लेकर यानी 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं का नाम लिखें। दोस्तों कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है? तो कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख उप समस्याएं, उर्वरकों की कमी, कृषि सेवाओं का अभाव, उर्वरकों की कमी, कृषि सेवाओं का अभाव, साख सुविधाओं का अभाव। तो दोस्तों ध्यान रखना, उर्वरकों की कमी हो जाएगा हमारा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कृषि सेवाओं का अभाव हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा साख सुविधाओं का अभाव हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हमें खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है? दोस्तों हम खनिजों को संरक्षण क्यों करना है, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उनका प्रबंधन करना खनिज संसाधन या संरक्षण कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, खनिजों का विवेकपूर्ण का मतलब दोस्तों एक तरीके से उनका उपयोग करना और उनका संसाधन करना, उनका प्रबंधन करना खनिज संसाधन कहलाता है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने पर वे सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनका हमने एक बार उपयोग करा तो वे हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जैसे मैग्नीज, अभ्रक, प्लेटिनियम, एंटीमनी, पारा, रेडियम आदि। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैग्नीज, अभ्रक, प्लेटिनियम, एंटीमनी, पारा, रेडियम आदि। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा, भारत में लोहे अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखो। दोस्तों जो भारत है, भारत में लोहे अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखो। तो भारत में लोहा अयस्क विशाल मात्रा में उपलब्ध है। जो भारत है, भारत में लोहा अयस्क विशाल मात्रा में उपलब्ध है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम लोहा अयस्क है। जो मैग्नेटाइट है वो कैसा? मैग्नेटाइट सर्वोत्तम लोहा अयस्क है। इसमें लगभग 70% लोहांश पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में लोहा अयस्क के उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो भारत में लोहा अयस्क विशाल मात्रा में उपलब्ध, विशाल का मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम लोहा होता है दोस्तों अयस्क का। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि मैग्नेटाइट कैसा लोहा है। तो दोस्तों सर्वोत्तम लोहा कौन सा है? मैग्नेटाइट है। इसमें लगभग 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा अयस्क है। इसका आधिकारिक मात्रा में उपभोग होता है। दोस्तों ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर कौन सा? हेमेटाइट है। पहले नंबर पर कौन सा? मैग्नेटाइट। दोस्तों ध्यान रखना, पहले नंबर मैग्नेटाइट, दूसरे नंबर पर हेमेटाइट है। अब कह रहा अगला क्वेश्चन देखिए 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा, जीवाश्म ईंधन से क्या अभिप्राय है? इसमें कौन कौन से अवगुण पाए जाते हैं? जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या अभिप्राय है, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो जिन ईंधन ऊर्जा शक्ति की उत्पत्ति जैविक पदार्थों से हुई है उन्हें जीवाश्म ईंधन या खनिज ईंधन कहा जाता है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति जैविक पदार्थों से हुई है जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन में निम्नलिखित अवगुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जीवाश्म ईंधन एक बार देखें, जिन ईंधनों से ऊर्जा शक्ति की उत्पत्ति या जैविक पदार्थों से हुई है उन्हें जीवाश्म ईंधन या खनिज ईंधन कहा जाता है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति जैविक पदार्थों से हुई है जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जीवाश्म ईंधनों में निम्नलिखित अवगुण पाए जाते हैं। जो जीवाश्म ईंधन है दोस्तों उसमें निम्नलिखित अवगुण पाए जाते हैं। दोस्तों देखते हैं 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताइए। दोस्तों जो ऊर्जा के परंपरागत होते हैं और गैर परंपरागत होते हैं उनमें अंतर बताइए। दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, आप इस क्लास को क्या था नोट कर लीजिए, या दोस्तों इसका PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या दोस्तों आप या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा 32वां क्वेश्चन शुरू हो गया जिसमें ऊर्जा के परंपरागत या गैर परंपरागत साधनों का अंतर बताइए। तो ऊर्जा के परंपरागत साधन यानी ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। अब देखते हैं परंपरागत साधन क्या होते हैं। ईंधन, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व जल विद्युत शक्ति ऊर्जा परंपरागत साधन है। दोस्तों परंपरागत का मतलब है दोस्तों जो कभी भी यानी जो समाप्त होने वाले हैं ये परंपरागत साधन कहते हैं। अब गैर परंपरागत, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, कूड़ा कचरा, मल मूत्र गैर परंपरागत ऐसे निर्मित ऊर्जा के साधन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारे ईंधन होंगे, लकड़ी होगी, कोयला होगा, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस होगी, जल विद्युत होगी, शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन है। हमारे में सौर ऊर्जा होगी, भूतापीय ऊर्जा होगी दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, बायोगैस होगा परंपरागत से निर्मित ऊर्जा के साधन है। अब नंबर 2 देखिए दोस्तों, नंबर 2 क्या करा, ऊर्जा के परंपरागत साधनों को प्राचीन काल से ही उपयोग किया जा रहा है। जो ऊर्जा के परंपरागत साधन है इनका प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों जो तेल का,
लकड़ी का, ईंधन का, कोयले का, इनका कब से, यानी इनका प्राचीन काल से ही उपयोग किया जा रहा है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का विकास अन्य प्रौद्योगिकी से ही संभव हुआ है। जो जो उच्च प्रौद्योगिकी है दोस्तों जो वर्तमान में चल रहा है इससे संभव, यानी जो साइंस से ही संबंधित हुआ, यानी साइंस से ही हुआ है। जल विद्युत शक्ति को छोड़कर, जो जल विद्युत शक्ति है, जल विद्युत शक्ति को छोड़कर अन्य सभी साधन अन्य वक्रनीय अर्थात एक बार उपभोग कर लिए जाने के उपरांत सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों क्या करा, जल विद्युत शक्ति को छोड़कर, जो जल विद्युत शक्ति है दोस्तों, जल विद्युत शक्ति है उसको छोड़कर अन्य सभी साधन दोस्तों, चाहे तो पेट्रोल हो दोस्तों, चाहे कोयला हो, चाहे दोस्तों प्राकृतिक गैस हो, चाहे दोस्तों ईंधन हो, यानी बस ये सब एक बार में ही समाप्त हो जाएंगे। नहीं, एक बार इन्हें उपयोग करो उसके बाद समाप्त हो जाएंगे, कर ले जाने के बाद एक सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। क्या कह रहा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन नवीनीकरण है, अर्थात इनका उपयोग बार बार किया जाता रहता है। जैसे जब तक ब्रह्मांड में सूर्य है और सौर ऊर्जा की नियमित रूप से, यानी सौर ऊर्जा की प्राप्ति नियमित रूप से होती रहेगी। क्या कह रहा है दोस्तों, सही कह रहा है कि अगर हमारे पास जब तक सूर्य है ब्रह्मांड में दोस्तों, जब तक हमें जो सौर ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती रहेगी। इन्हें ऊर्जा के 6 संसाधन भी कहते हैं और नियमित रूप से, यानी इन्हें ऊर्जा के 6 संसाधन। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो गैर परंपरागत संसाधन है 6 संसाधन, और जो दोस्तों जो परंपरागत साधन है उन्हें 6 संसाधन भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है। तो दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा प्राप्ति के वे साधन जिनका उपयोग मनुष्य में कुछ वर्षों पूर्व ही प्रारंभ किया गया था, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऊर्जा प्राप्ति के वे साधन जिनका उपयोग मनुष्य में कुछ वर्षों पूर्व ही प्रारंभ किया गया था, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखो। तो दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से आशय उन संसाधनों से है जिनका उपयोग प्राचीन काल से मनुष्य करता आ रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, ऊर्जा के परंपरागत साधनों से, ऊर्जा के, अब उसने पूछा था कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखो। तो दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से आशय उन संसाधन से है जिनका उपयोग प्राचीन काल से मनुष्य करता आ रहा है, प्राचीन काल से मनुष्य करता आ रहा है दोस्तों, तथा जो सीमित था सामान्य जल विद्युत को छोड़ गए, जो तो क्या तो सीमित हो गए दोस्तों, क्या तो सीमित या समाप्त, या क्या तो सीमित होने वाले या समाप्त होने वाले जल विद्युत को छोड़कर उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, विद्युत, प्राकृतिक गैस, यानी ऐसे हैं दोस्तों, क्या तो सीमित है, अभी कुछ दिन के लिए सीमित है, या दोस्तों यानी ये समाप्त, यानी समाप्त होने वाले हैं। भारत में खनिज तेल के क्षेत्र, भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र के नाम है अकलेसर और दूसरा, यानी अकलेसर गुजरात में है और दूसरा असम में। अंकलेश्वर कहाँ है, गुजरात में है, और दूसरा कहाँ दोस्तों, दूसरा असम में है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में एक तो अकलेसर है गुजरात में और दूसरा है असम में, अकलेसर गुजरात में है और दूसरा है असम में। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों देखिए, सड़क परिवहन एवं रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार अधिक लाभप्रद है। दोस्तों जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार अधिक लाभप्रद है, इसे देखते हैं। तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक एवं उपयोगी लाभप्रद सिद्ध हुआ है, जिसे निम्नलिखित तथ्यों द्वारा समझा जा सकता है। सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। जो सड़क निर्माण होता है, सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। किसी भी प्रकार की भू आकृति, पर्वतीय, पठारी, मैदान, मरुस्थलीय, ऊंची नीची ढालों तथा बीहड़ क्षेत्रों में सड़क मार्ग का निर्माण संभव है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार अधिक लाभप्रद है। तो दोस्तों सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध हुआ है, जिसे निम्नलिखित तथ्यों द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1, सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। जो सड़क निर्माण होता है दोस्तों, आप एक बात मानिए, आप सड़क बनवाएंगे और दोस्तों आप रेल यानी रेल की पटरी बनाएंगे, तो दोस्तों आपको कौन सी सस्ती पड़ेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। दोस्तों सड़क तो दोस्तों आपको यानी डायरेक्ट ऐसे बनवा सकते हो, लेकिन रेल मार्ग में दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। दोस्तों रेल मार्ग में यानी पहले तो दोस्तों उसे तुम्हें समतल करनी पड़ेगी, दोस्तों समतल के बाद में यानी हमें उस पर पटरियाँ वगैरह नहीं दोस्तों बहुत ही महंगा पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सड़क परिवहन सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। किसी भी प्रकार की भू आकृति, पर्वतीय, पठार, मैदानी, मरुस्थलीय, ऊंची नीची ढालों तथा बीहड़ क्षेत्रों में एक सड़क का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों ठीक कह रहा, आप सड़क पहाड़ों में बना सकते हैं, पर्वतों पे बना सकते हैं, मैदानी भागों में बना सकते हैं, मरुस्थल में बना सकते हैं, ऊंची नीची ढालू बीहड़ क्षेत्रों में कहीं भी सड़क का निर्माण कर सकते हैं। जबकि रेल का निर्माण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं बनाया जा सकता। जो रेल है दोस्तों वहाँ पहाड़ों पर रेल नहीं चलाई जा सकती।
उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं बनाया जा सकता। सड़क परिवहन यात्रियों को उसके दरवाजे या गंतव्य तक छोड़ सकता है, जबकि रेल अपने निर्धारित स्टेशन पर ही रुकती है। दोस्तों जो सड़क परिवहन है यात्रियों को दरवाजे तक छोड़ सकती है, जबकि रेल परिवहन अपने निर्धारित स्टेशन पर ही रुकते हैं। दोस्तों आप सड़क परिवहन लीजिए। दोस्तों जो परिवहन है आपको घर तक अगर आपके घर तक आने की सुविधा है तो दोस्तों आपके घर तक भी छोड़ के जाएगा, क्योंकि कोई थैली वगैरह है दोस्तों कुछ भी हो आपके घर तक छोड़ सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेन से बात करें दोस्तों, ट्रेन केवल स्टेशन पर ही रुकती है, ट्रेन घर तक नहीं आती, ट्रेन स्टेशन पर ही रुकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है, यानी सत्ता की साझेदारी क्यों उपयोगी है, सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित कारणों से वांछनीय है। जो सत्ता की साझेदारी है निम्नलिखित कारणों से वांछनीय है। नंबर 1, टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी वांछनीय है। जो टकराव होता है उसे रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी वांछनीय है, क्योंकि यह सामूहिक समूह के मध्य संघर्ष की संभावना को कम करती है। सामाजिक टकराव आगे चलकर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व के लिए अच्छा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यकता है, टकराव को रोकने के लिए। दोस्तों अगर दो पक्षों में टकराव को रोकना है तो हमें सत्ता की साझेदारी के लिए को यानी सत्ता की साझेदारी को अपनाना पड़ेगा। सत्ता की साझेदारी वांछनीय है क्योंकि यह सामूहिक समूह के मध्य संघर्ष की संभावनाओं को कम करती है। सामाजिक टकराव को आगे चलकर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप लेती है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व के लिए अच्छा है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, संघवाद क्या है। दोस्तों संघवाद क्या है, संघवाद देखेंगे। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघवाद संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है। जो संघवाद है, संघवाद संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। दोस्तों ध्यान रखना, उसने कही थी संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। दोस्तों जो संघवाद है संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है। जो संविधान के अनुसार संचालन होता है राज्य का या केंद्र का, उसका उस प्रवृत्ति का रूपारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा संघ की स्थापना करते हैं और संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। दोस्तों संघीय सरकार की प्रमुख जो विशेषताएं निम्नलिखित है। अगला क्वेश्चन देखेगा 38वां, वो क्या कह रहा, व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों कह रहा है कि यानी व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में, दोस्तों व्यक्ति की जो गरिमा होती है उसकी आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से अत्यधिक श्रेष्ठ है। गरिमा और आज़ादी की इच्छा ही लोकतंत्र का आधार है। जो गरिमा और आज़ादी की इच्छा है वही क्या है, वही हमारा लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस तथ्य को स्वीकार करती है। जो दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं इस तथ्य को स्वीकार करती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से अधिक श्रेष्ठ है। गरिमा और आज़ादी की इच्छा ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस तथ्य को स्वीकार करती है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इस तथ्य को स्वीकार करती है। अब कह रहे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है। जो लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, सामाजिक विभाजन का उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। लोकतांत्रिक देश में सामाजिक प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति फूट नहीं डाल जाती। जो ध्यान रखना, लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति फूट नहीं लाती, बल्कि यह सकारात्मक भी होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामाजिक विभाजन की बात करना विभिन्न समूहों से विभिन्न का वायदों से करना स्वाभाविक है। विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधित्व देना, मांग के अनुरूप ही नीतियां बनाना राजनीतिक दलों का राजनीति का हिस्सा है। अब दोस्तों हमारे 39 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं हमारा 40वें क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर। दोस्तों अब देखेंगे 40 क्वेश्चन यानी 40वां क्वेश्चन, राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित बताइए। वर्णन कीजिए। दोस्तों जो राजनीति होती है उसमें जाति अनेक रूप कैसे ले सकती है, उसको उदाहरण सहित बताइए। तो राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर भी राजनीति का अत्यधिक महत्वपूर्ण। तो यानी दोस्तों ध्यान रखना, जो वो कह रहा था उसे एक बार और देखिए। क्या कह रहा है, राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ, यानी दोस्तों राजनीति में है नहीं, जाति तो महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ ही जाति के अंदर की राजनीति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और एक तो दोस्तों जाति के अंदर भी एक राजनीति है, वो भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
राजनीतिक जातियों को लक्ष्य बनाकर, जो राजनीति होती है जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति की व्यवस्था और जाति पहचान को प्रभावित करती है। जो राजनीति होती है दोस्तों जो राजनीति होती है वो जाति को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था और जाति की पहचान को प्रभावित करती है। प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। जो प्रत्येक जाति है वो स्वयं को क्या श्रेष्ठ बनाना चाहती है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें क्या करा, भारत में जाति तथा प्रथा को समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक व समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर की राजनीति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजनीति जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था और जाति पहचान को प्रभावित करती है। प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यही कारण है कि हीन समझी जाने वाली जाति अपने समूह की अन्य जातियों से भी अपने साथ लाने का प्रयास करती है। जो हीन जाति होती है वो अपने समूह की जाति को अपने साथ लाने का प्रयास करती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में जाति प्रथा का राजनीति समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर की राजनीतिक भी महत्वपूर्ण है, प्रभावित करती है। प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। दोस्तों जितनी भी जाति हैं प्रत्येक जाति अपने आप को क्या श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यही कारण है कि हीन समझी जाने वाली जाति, जो सबसे नीचे जाति होती है, वह अपने समूह की अन्य जातियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करती है। अब दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं, किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। अगर हम जाति के अनुसार चुनाव कराते हैं तो दोस्तों उसमें कौन कौन सी हानियां हैं, कोई 2 हानियां लिखिए। तो दोस्तों जाति के आधार पर निर्वाचन होने में निम्नलिखित हानियां हैं। नंबर 1, जाति के आधार पर निर्वाचन होने पर जाति के आधार पर ही राजनीतिक दल प्रत्याशी को टिकट देते हैं। दोस्तों अगर हम जाति के आधार पर ही चुनाव करेंगे तो दोस्तों जाति के आधार पर ही राजनीतिक दल प्रत्याशी को टिकट देते हैं तथा मतदाता भी जाति के आधार पर ही उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। नंबर 2, इस प्रकार के निर्वाचन में चुनाव में हिंसा भी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार के चुनाव में क्या होगी, लड़ाई झगड़ा या हिंसा होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 43वां, अपने देश में महिलाओं को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। क्या इन्हें किसी संवैधानिक संस्था में संरक्षण प्राप्त है। तो दोस्तों ध्यान रखने क्या कह रहा, अपने देश में महिलाओं को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। क्या उन्हें किसी संवैधानिक संस्था में आरक्षण प्राप्त है। दोस्तों अपने देश में महिलाओं को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क निम्नलिखित हैं। तो अपने देश में महिलाओं को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क निम्नलिखित हैं। अब दोस्तों देखते हैं कौन कौन से तर्क वे हैं। नंबर 1 है दोस्तों, महिलाओं को सत्ता पर नियंत्रण दिया जाना चाहिए। दोस्तों महिलाओं को सत्ता पर, दोस्तों महिलाओं को यानी राजनीति में आगे आना चाहिए। दोस्तों विधायक का इलेक्शन लड़े महिला, दोस्तों सांसद का इलेक्शन लड़े, दोस्तों प्रधानी का इलेक्शन लड़े, जिला पंचायत का इलेक्शन लड़े। दोस्तों यही है कि महिलाओं को सत्ता पर नियंत्रण दिया जाना चाहिए, यानी महिलाओं को आगे बढ़कर आना चाहिए, जिससे सामाजिक भेदभाव की एक बड़ी वजह लैंगिक भेदभाव समाप्त हो जाएगा। जिसमें सामाजिक भेदभाव की एक बड़ी वजह लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा। निर्वाचन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए जाने चाहिए। जो निर्वाचन संस्था है उसमें महिलाओं के लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए जाने चाहिए कि अगर कहीं दोस्तों 200 सीट है तो दोस्तों उसमें से लगभग 75 सीट या दोस्तों 60-70 सीट ऐसी होनी चाहिए, केवल उसमें महिलाओं को ही टिकट दिया जाना चाहिए, उस पर पुरुष नहीं लड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेना में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। जो सेना है हमारी भारतीय सेना है दोस्तों, उसमें महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित कर दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का उल्लेख कीजिए। सांप्रदायिकता को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए 3 उल्लेख कीजिए। तो सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय, धार्मिक पूर्व गिरोह का समापन करना चाहिए, सांप्रदायिक भेदभाव ना करना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो शिक्षा होती है दोस्तों इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो नेपाल है दोस्तों, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में यानी शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो नेपाल है दोस्तों उसमें 1990 के दशक में दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में औपचारिक रूप से राजा देश का प्रधान बना रहा। जो नेपाल है दोस्तों वहाँ औपचारिक रूप से राजा देश का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा ही, निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जाता है। लोकतंत्र के लिए नेपाल में दूसरे आंदोलन अप्रैल 2006 में प्रारंभ हुए। जो नेपाल है दोस्तों, नेपाल में क्या कह रहा दोस्तों, नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना का ध्यान रखता है। दोस्तों नेपाल कब लोकतंत्र राज्य बना था, यानी कंट्री बना था, तो 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में औपचारिक रूप से राजा देश का प्रधान बना रहा है। जो नेपाल है वहाँ औपचारिक रूप से जो राजा होता वहाँ देश का प्रधान बना रहता था, लेकिन
वास्तविक शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा ही, निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन वास्तविक शक्ति जो जनता चुनती थी वही करता था। लोकतंत्र के लिए नेपाल में दूसरा आंदोलन अप्रैल 2006 में प्रारंभ हुआ। दोस्तों नेपाल में दूसरा आंदोलन 2006 में प्रारंभ हुआ। 40वां क्वेश्चन देखेंगे भाई, दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताइए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताइए, इनमें क्या अंतर है। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर है। राजनीतिक दल में लोगों की संख्या कम होती है, जबकि दबाव समूह में लोगों की संख्या अधिक होती है। तो दोस्तों अब ध्यान रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजनीतिक दल में लोगों की संख्या कम होती है, जबकि दबाव समूह में लोगों की संख्या अधिक होती है। यानी दबाव समूह और राजनीतिक दल में दो अंतर पूछा दोस्तों। दूसरा, दबाव समूह में एक नेता होता है, जबकि निर्देशन पर समूह कार्य करता है, जबकि राजनीतिक दल में कोई नेता हो सकते, कई नेता हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजनीतिक दल में लोगों की संख्या कम होती है। जो राजनीतिक दल होता है उसमें लोगों की संख्या कम होती है, जबकि दबाव समूह में लोगों की संख्या अधिक होती है। दबाव समूह में एक नेता होता है जिसके निर्देश पर यह समूह कार्य करता है, जबकि राजनीतिक दल में कई नेता हो सकते हैं। जो राजनीतिक दल है उसमें कई नेता हो सकते हैं। अब दोस्तों 47वां क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी दो विशेषताएं लिखें। दोस्तों उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी दो विशेषताएं लिखें। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक निश्चित समय एवं अंतराल पर निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा सरकार का गठन कर शासन चलाना उत्तरदायी शासन कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना, उत्तरदायी शासन क्या होता है। एक निश्चित समय, दोस्तों एक निश्चित समय होगा और अंतर भी होगा कि जैसे 5 साल में चुनाव होते हैं और दोस्तों 5 साल होने के बाद में एक निश्चित समय रख दिया जाता है किस दिन चुनाव होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक निश्चित समय एवं अंतराल पर निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा, यानी निर्वाचन की जिस तरह से व्यवस्था होती है उसके द्वारा सरकार का गठन कर, यानी सरकार का गठन करके शासन चलाना उत्तरदायी शासन कहलाता है। इसकी दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस प्रकार की उत्तरदायी सरकार का गठन जनता स्वयं करती है। यानी इस प्रकार की उत्तरदायी सरकार का गठन जनता स्वयं करती है। उत्तरदायी शासन में एक वैध सरकार होती है। जो उत्तरदायी शासन होता है इसमें क्या होती है, एक वैध सरकार होती है। अब दूसरा देखेंगे, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार तथा वैध सरकार का निर्माण करता है। जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार तथा वैध सरकार का निर्माण करता है। तो दोस्तों नंबर 1, लोकतंत्र में उत्तरदायी जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करना। तो दोस्तों लोकतंत्र निम्न प्रकार से उत्तरदायी जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति, जो लोकतंत्र है दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी तथा जवाबदेही होती है। सरकार गठन मतदाताओं के मतों के आधार पर होता है। जो सरकार का गठन होगा मतदाताओं के आधार पर होगा। नागरिक अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जो नागरिक होते हैं वे अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोस्तों लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार, जो दोस्तों अब्राहम लिंकन है उनके अनुसार लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को बनाए रखता है। जो लोकतंत्र होता है वो नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता को बनाए रखता है तथा उनको उचित सम्मान भी प्रदान कराता है। दोस्तों जहाँ भी लोकतंत्र होगा वहाँ नागरिकों की स्वतंत्रता भी बनाए रखेगा और उनको उचित सम्मान भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सहमति के शासन है। लोकतंत्र सहमति का शासन है। लोकतंत्र में जनता अनुभव करती है कि वह स्वयं अपने ऊपर शासन कर रही है, अब तीसरा देखिए, लोकतंत्र में कानून जन इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को प्रतिरूप होते हैं। जो लोकतंत्र में कानून जन इच्छाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतिरूप लेते हैं। कानून जनता की इच्छाओं के अनुरूप बनाए जाते हैं। जो कानून होते हैं जनता की इच्छाओं के अनुरूप बनाए जाते हैं। नंबर 4, लोकतंत्र नैतिकता तथा आदर्श पर बल देता है। जो लोकतंत्र होता है नैतिकता तथा आदर्श पर बल देता है। अतः लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था पर संस्थाओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करती है। लोकतंत्र नैतिकता तथा आदर्श पर बल देता है, अतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संस्थाओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करती है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु 3 उपाय सुझाइए। राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से वृद्धि होती है, इसके लिए 3 उपाय सुझाइए। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु 3 उपाय। एक तो निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं दोस्तों, अगर हमें अपने देश की राष्ट्रीय आय बढ़ानी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, जो प्रति व्यक्ति होती है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और उत्पादन बढ़ाना है। अगर हमें राष्ट्रीय आय बढ़ानी है तो निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना होता है और उत्पादन बढ़ाना होता है।
शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। जो शिशु मृत्यु दर है रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। तो शिशु मृत्यु दर रोकने के 3 उपाय, नंबर 1 स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, हम तो स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि कर सकते हैं। मातृ शिशु कल्याण के प्रति जागरूकता, मातृ शिशु कल्याण के प्रति जागरूकता कर सकते हैं। गाँवों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति रुचि जगाना, जो गाँव है गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति रुचि जगाना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता का अर्थ है विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है, यानी धारणीयता के बारे में पूछा दोस्तों। धारणीयता का अर्थ है विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है वह भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे। यदि विकास पर्यावरण तक क्षति पहुंचाता है, यदि विकास पर्यावरण को क्षति पहुंचाता हो तो इसका दुष्परिणाम भावी पीढ़ी को भी भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों अगर हम अपना विकास कर रहे हैं तो दोस्तों जो अगर इससे पर्यावरण का विनाश हो रहा है, यानी पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, तो दोस्तों इसका परिणाम आने वाली पीढ़ियाँ भी भुगतेंगी। वास्तव में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों अन्यश्रित और एक दूसरे पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तृतीयक क्षेत्रक का महत्व बढ़ाने के कोई 3 कारण लिखिए। जो भारत में तृतीयक क्षेत्रों का महत्व बढ़ाने के कोई 3 कारण लिखिए। भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के लिए 3 कारण हैं। नंबर 1, भारत एक विकासोन्मुखी देश है। सन 1984 से ही भारत ने आर्थिक सुधारों का अपनाया है। सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का भी योगदान तेजी से घटा है। रोजगार में तृतीयक क्षेत्र का प्रतिशत भी बढ़ा है। यदि रोजगार की दृष्टि से तृतीयक क्षेत्र का प्रतिशत योगदान बहुत अधिक नहीं है तथा इसमें वृद्धि हुई है। तो दोस्तों कही थी भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के लिए कोई 3 कारण दीजिए। तो भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के लिए 3 कारण है। भारत एक विकासमुखी देश है। सन 1984 से भारत में आर्थिक सुधार का अपनाया, यानी सन 1984 से भारत ने आर्थिक सुधार को अपनाया है। नंबर 2, सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ा है। सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र का योग तेजी से घटा है। दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान तेजी से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तेजी से घटा है। रोजगार में तृतीयक क्षेत्र का प्रतिशत भी बढ़ा है। यद्यपि रोजगार की दृष्टि से तृतीयक क्षेत्र का प्रतिशत योगदान बहुत अधिक नहीं है, तथापि इसमें वृद्धि हुई है। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं 54वां क्वेश्चन। भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित हैं। ये लोग कौन कौन से नियोजित हैं, यानी भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं, कौन कौन है। भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं, ये लोग हैं। प्रथम वर्ग में वे लोग आते हैं जिनकी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती है और सहायता प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही क्षेत्रों को प्राप्त होती है। सहायता द्वितीयक में प्राथमिक क्षेत्र दोनों को ही प्राप्त होती है। द्वितीयक वर्ग में कुछ ऐसे सेवा पर्याप्त आते हैं जो प्रयुक्त रूप से वस्तुओं का उत्पादन में सहायता करते हैं। शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, प्रशासन, लेखक आदि इसी वर्ग में आते हैं। दोस्तों एक बार और पढ़ेंगे। दोस्तों भारत में सेवा क्षेत्र के 2 विभिन्न प्रकारों को नियोजित करते हुए ये कौन कौन से, भारत में सेवा क्षेत्र के 2 प्रकार को नियोजित करते हुए ये लोग कौन हैं। तो भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं, ये लोग हैं। प्रथम वर्ग में वे लोग आते हैं जिनकी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती है। दोस्तों प्रथम वर्ग में वे लोग आएंगे जिनकी सेवा प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का उत्पादन करती है, यानी यह सहायक प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही क्षेत्रों में प्राप्त होती है। द्वितीयक वर्ग में कुछ ऐसे सेवा प्रयुक्त होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का उत्पादन में सहायता नहीं करते, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, प्रशासन में लेखाकर्मी वस्तु इसी वर्ग में आते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम वर्ग में कौन आएंगे दोस्तों, प्रत्यक्ष वर्ग में यानी जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जैसे किसान वगैरह, ये प्रथम वर्ग में आएंगे। दोस्तों दूसरे वर्ग में कौन आएंगे, शिक्षक आएंगे, डॉक्टर आएंगे, धोबी आएंगे, नाई, मोची, वकील, प्रशासन, लेखाकर्मी की सेवाएं इसी वर्ग में आती हैं। अब 54वां क्वेश्चन देखें। 54वां क्वेश्चन क्या करा, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्य बताइए। दोस्तों 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विश्व के अनेक देशों में गठ नामक एक बहुदेशीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तब से लेकर दिसंबर 1994 तक गठ के अंतर्गत बताओ के 8 दौरे संपन्न हुए। तो दोस्तों ध्यान रखना, 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विश्व में अनेक देशों में गठ नामक एक बहुदेशीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब से लेकर 7 दिसंबर 1994 ईस्वी तक गठ के अंतर्गत बर्ताव के 8 दौरे संपन्न हुए। अब वैश्वीकरण क्या है, इसका एक लाभ लिखिए। दोस्तों विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। दोस्तों ध्यान रखना, विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है।
वैश्वीकरण है। इसका एक लाभ यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में निवेश बढ़ा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। इसका लाभ यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां का भारत में निवेश बढ़ा है। अब दोस्तों अगला देखते हैं, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। यानी भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले 3 उपाय अगर लिखते हैं। नंबर 1, विदेशी निवेश की संरक्षण देना चाहिए। जो विदेशी निवेश है उसको क्या संरक्षण देना चाहिए। नंबर 2, साख की सुविधाओं में शिथिलता देनी चाहिए। जो साख है दोस्तों उसकी सुविधाओं में क्या शिथिलता देनी चाहिए। उद्योग स्थापना के अवरोधों को हटाना चाहिए। जो उद्योग अवरोध है उनको हटाना चाहिए। उद्योग स्थापना के अवरोधों को हटाना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में निवेश को आकर्षित करने के कोई 3 उपाय सुझाइए। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले 3 उपाय अगर लिखित हैं। नंबर 1, विदेशी निवेश को संरक्षण देना चाहिए। जो विदेशी निवेश है दोस्तों उसको संरक्षण का मतलब दोस्तों उसकी जो विदेशी निवेश आ रहा है उसको हमें बचा कर रखना चाहिए। नंबर 2, साख की सुविधाओं में शिथिलता देनी चाहिए। जो साख है उसमें शिथिलता देनी चाहिए और उद्योग स्थापना के अवरोधों को हटाना चाहिए। जो उद्योग की स्थापना में अवरोध आते हैं दोस्तों उनको एक तरफ कर देना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों देखते हैं, हमारा 58वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला। उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, इसकी रोक के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। दोस्तों उपाय किए हैं, तो दोस्तों उपभोक्ता का शोषण, बाजार में लोगों का शोषण विभिन्न तरीकों से हो सकता है। कुछ मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं। साहूकार कर्जदार पर विभिन्न प्रकार के बंधन लगा देते हैं। जो साहूकार होते हैं ना वो कर्जदार पर विभिन्न प्रकार के बंधन लगा देते हैं। वे उत्पादन को निम्न दर पर उत्पाद बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। वे ऋण चुकाने के लिए, जमीन बेचने के लिए भी निवेश हो जाते हैं। व्यापारी उत्पादन का कठपुतली निश्चित व्यापार द्वारा उपभोक्ताओं का भरपूर शोषण करते हैं। जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी उत्पादक कपटपूर्ण अनुसूचित व्यापार व्यवहार द्वारा उपभोक्ताओं का भरपूर शोषण करते हैं। अब व्यापारी वस्तुओं को वजन से कम तोलते हैं। जो व्यापारी होते हैं वस्तुओं को वजन से कम तोलते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले नहीं किया गया है अथवा उत्पादनों में मिलावट कर देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, व्यापारी वस्तुओं के वजन को कम तोलते हैं। इसके अतिरिक्त उन शुल्कों को भी जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले से नहीं किया गया अथवा उत्पादनों को भी मिलावट यानी उत्पाद जो होते हैं उसमें भी मिलावट कर देते हैं। कौन, यानी दोस्तों जो उत्पादन होते हैं दोस्तों या जो थोक विक्रेता होते हैं यानी वे उसमें सामान वगैरह में मिलावट कर देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक बार और पढ़ लेंगे, उपभोक्ता शोषण किस प्रकार से किया जाता है, इसकी रोकथाम के लिए क्या सरकार ने उपाय किया है। तो उपभोक्ता शोषण, बाजार में लोगों का शोषण विभिन्न तरीकों से हो सकता है। कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। साहूकार कर्जदार पर विभिन्न प्रकार के बंधन लगा देते हैं। उत्पादन को निम्न दर पर उत्पादन बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। वे ऋण चुकाने के लिए जमीन बेचने के लिए भी विवश हो सकते हैं, यानी ऋण चुकाने के लिए जमीन बेचने को विवश हो सकते हैं। जो व्यापारी होते हैं या व्यापारी और उत्पादक कपटपूर्ण एवं अनिश्चित व्यापार व्यवहार द्वारा उपभोक्ताओं का भरपूर शोषण करते हैं। व्यापारी वस्तु को वजन में कम तोलते हैं। इसके अतिरिक्त उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले नहीं किया गया है अथवा उत्पादों में मिलावट कर देते हैं। कौन, अथवा उत्पादों में मिलावट कर देते हैं। कौन कर देते हैं मिलावट, यानी जो व्यापारी होते हैं वो उत्पादों में मिलावट भी कर देते हैं। तो दोस्तों यानी यह जो हमारी वीडियो थी यही यहाँ तक की वीडियो थी दोस्तों। टोटल हमारे हो गए, यानी टोटल 60 के समथिंग पर्सन हो गए दोस्तों, 60 क्वेश्चन के समथिंग पर्सन हो गए दोस्तों, जो कि पूरी बुक के थे दोस्तों, जो कि पूरी बुक के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों मैं इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाना, या दोस्तों यानी इन क्वेश्चनों को तुम जरूर पढ़ के जाना। और इसका अगर इसे नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिए दोस्तों, या इसका PDF देखना चाहते हैं PDF भी ले लिए। या दोस्तों अगर आप इसे बार बार रिवाइज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को कई बार स्पीड यानी बढ़ाकर भी देख सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ की गारंटी है कि क्वेश्चन कल आपको इसमें से ही आने वाले हैं। कल क्वेश्चन दोस्तों पूरी बुक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, अपने क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। बेल आइकन को भी दबा देना और दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बेल आइकन को इसलिए दबा के रखना क्योंकि दोस्तों आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।